पाकिस्तान का कानून अगर देखा जाए तो इसमें हर जुर्म के लिए कानून है। जैसा जुर्म होगा उसके तहत उसकी सजा मौजूद है। लेकिन देखा यह जाता है कि हमारे मुआशरे में लोगों को कानून का पता ही नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल पेश आ रहे होते हैं, इसमें दुश्वारी होती है और बहुत से लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन हम ये सोचकर कई मकामात पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि हमें कानून की सही मंजिल और रास्ते का पता नहीं होता। कानूनी पेचीदगियों में देर जरूर होती है, लेकिन उसके बदले में कभी ना कभी इंसाफ जरूर मिलता है। लोगों को सही मंजिल पता नहीं होती, ये पता नहीं होता कि कहां से और कैसे इंसाफ मिलेगा। आज का हमारा प्रोग्राम आवाम को ये आगाह करने के लिए है, जिसमें हमारे साथ पेश आने वाले वाकयात पर कानूनी चाराचोई क्या बनती है और आप किसी भी फोरम पर जाकर होने वाले हादसात के साथ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शहर शहर दीवारों पर वॉल चॉकिंग होती है, जिसमें कुछ वॉल चॉकिंग तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप गुजरते वक्त अपनी फैमिली के साथ पढ़ भी नहीं सकते। और अगर ऐसे में जब एक बाप और बेटे सड़क पर से गुजर रहे हों तो कुछ यूं होता है। बाबा दीवार पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा। अब ये शख्स सिर्फ अपने बच्चे को डांट ही सकता है। किसने लिखा हुआ? यार कुछ नहीं लिखा हुआ ना, चलो यहाँ से। हालांकि बच्चा तो बच्चा होता है, वो तो सवाल करेगा। ऐसी सूरत में ये शख्स दीवार को घूरने के बजाय कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके लिए कानून में क्या सजा है, और ऐसे बहुत से मामलात पर हमने बात करने के लिए रुख किया कराची बार एसोसिएशन का, जहां हमारी मुलाकात सीनियर वकील से हुई। नाज़रीन, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिनका इल्म अभी लोगों को इतना नहीं है। हम रोज़मर्रा की बुनियादों पे देखते हैं कि कई जगहों पर क्राइम हो रहा होता है, लेकिन लोगों को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये क्राइम है, और जो लोग इससे परेशान हो रहे होते हैं उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि जो इनके साथ हो रहा है ये जो है वो क्राइम की ज़मरे में आता है। हमारे साथ फ़रहान भाई मौजूद हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। फ़रहान भाई, एक हमारे यहाँ बड़ा अहम इशू है जो कराची की हर शाहराह पे हमें नज़र आता है, वो है वॉल चॉकिंग। जगह जगह लोग अपनी मर्ज़ी से वॉल चॉकिंग कर देते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इश्तिहार भी होते हैं कि महबूब आपके कदमों में और मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, कमज़ोर जिस्म को जो है पतले जिस्म को मोटा बनाएं। क्या ये कानूनन जुर्म है कि हम किसी की दीवार पर भी वॉल चॉकिंग कर देते हैं, या फिर ये एक नॉर्मल सी बात है? देखिए बिस्मिल्लाह, ये 2013 से स्टार्ट हुआ था सिंध की हद तक मैं बात करूँगा। आपने जो प्रॉब्लम बताई है वो हमारे पूरे पाकिस्तान की है। आप यहाँ से लेके कश्मीर तक चले जाएं, या आपको वॉल चॉकिंग भी मिलेगी, और ऐसी वॉल चॉकिंग भी मिलेगी जो कि किसी भी महज़ब माशरे में होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन 2013 में सिंध गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट ऑर्डिनेंस था। फिर वो 2015 में उसका कानून बना बाकायदा, सिंध प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट 2015। उसमें जो है वो इन्होंने सज़ा भी रखी है 6 माह की, और 5,000 रुपये फ़ाइन है उसमें। और उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज़ पे बेसिकली उसको रोकना है। किसी भी तरह की राइटिंग उसमें ये नहीं है कि जी ये राइटिंग राइट है, ये राइटिंग कोई सी भी राइटिंग, किसी भी तरह की राइटिंग, यानी आप किसी भी तरह की राइटिंग किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अच्छा उसमें फिर ये भी था कि 2015 में जब ये कानून आया था तो पहली दफ़ा उन्होंने काउंसिल, जो हमारी यूसी काउंसिल्स थी या हमारी केएमसी है कराची में, लोकल गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया था कि आप इस पर जो है पहली दफ़ा एक दफ़ा आप इसको रिमूव करेंगे। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जो यूसीज थी उनकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने ये होने भी नहीं देनी है। एक टास्क फोर्स भी उस कानून के तहत बनाई गई थी। पता नहीं कि शायद वो पेपर्स में टास्क फोर्स है या नहीं है, या है तो वो काम कर रही है, पूरा उसका सेक्रेटेरिएट भी होगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। आप देखें कि हमारे पूरे कराची में ऐसे ऐसे इश्तिहारात हैं कि आप बाज़ औक़ात तो हमें अफसोस ही होता है कि बच्चे जब पूछते हैं उनके बारे में कि पापा व्हाट इज़ दिस, तो हमें बताते हुए शर्मिंदगी होती है कि बेटा ये क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में इश्तिहार। अच्छा फ़रहान भाई, मुझे ये बताएं कि बहैसियत शहरी क्या मैं उस शख्स के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता हूँ जो वॉल चॉकिंग कर रहा है, या फिर मेरी दीवार का होना ज़रूरी है? नहीं, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है। अच्छा, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकता है किसी भी इश्तिहार के बारे में। इसमें कोई वो कतगन नहीं है कि जिसकी दीवार है वही उसको जो ना एजिटेट करेगा, वही उसको कंप्लेंट करेगा। एनी पर्सन कैन फाइल, क्योंकि ये एक जुर्म है।
और जुर्म की निशानदेही जाए कोई आदमी भी कर सकता है। अच्छा, ये जो कुछ हम देखते हैं, कुछ क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जॉगिंग कर रही होती हैं, तो हम इनके खिलाफ भी कर सकते हैं? बात यह है, असल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हमारे रूलिंग पार्टीज़, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी से भी हो, बिल्कुल किसी भी पार्टी से हो, जब तक वो कानून उन्होंने बनाया है ना, कानून पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली में जाके कानून बनाते हैं, जब वो कानून बनाते हैं तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद करें। अब वो नहीं होता, तो इस वजह से कोई आम आदमी भी उस पर जो है वो नहीं रुकता। बिल्कुल जी, ये चीज़ आपको बताना और दिखाना इस पर ज़रूरी थी, क्योंकि बड़े सीनियर ये एडवोकेट हैं और ये चीज़ हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं समझा जाता। अगर हम अभी भी निकलेंगे तो कराची की हर शाहराह पे, बल्कि कराची से कश्मीर तक, हमें हर शाहराहों पे अलग अलग किस्म की मुख्तलिफ वॉल चॉकिंग नज़र आएगी। लेकिन कानून ये कहता है कि बहैसियत शहरी आप इस पर मुकदमा कर सकते हैं, उस शख्स पर मुकदमा कर सकते हैं जो वॉल चॉकिंग करा रहा हो। अक्सर शहर में हमें नौजवान और कम उम्र बच्चे वन व्हीलिंग करते नजर आते हैं, जिनमें बहुत से हादसा पेश आते हैं और अब तक वन व्हीलिंग के नतीजे में कई माएँ अपने लख्त जिगरों से महरूम हो चुकी हैं। हाल ही में अमानुल्लाह नामी बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए कोरंगी क्रॉसिंग पर जाँ बहक हुआ। ये बच्चा भी वन व्हीलिंग करते हुए अपनी वीडियोस अक्सर बनाया करता था। बाज़ औक़ात वन व्हीलिंग करने वालों की लपेट में वो लोग भी आते हैं जो इस सड़क से गुजर रहे हों। सी व्यू कोरंगी क्रॉसिंग और बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां कम उम्र बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, लेकिन ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है और ना ही कोई शिकायत। वन व्हीलिंग करने वालों के लिए कानून क्या कहता है और इस जुर्म को प्रमोट करते हैं, इस पर कानूनी क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर हम कराची शहर की बात करें तो एक बड़ा अहम मसला हमारे सामने आता है, जो मसला अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। वो जान ये इस वजह से ले चुका है कि हम देखते हैं कि कराची की शाहराहों पे हमारे जो नौजवान हैं और कम उम्र लड़के भी हैं, वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल की रेसेस लगा रहे होते हैं, और ये हमें कोई चोरी छुपे नहीं दिखाई देता, ये हमें रोज़ाना खुलेआम दिखाई देता है। क्या वन व्हीलिंग करना क्राइम के ज़मरे में आता है? क्या ये जुर्म है? शफीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। शफीक साहब, ये बताएं कि जो हम देखते हैं कि लड़के वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल की रेसेस लगा रहे होते हैं, क्या ये क्राइम है? बिल्कुल ये क्राइम है। ये 279 1860 का एक्ट है और इसकी पनिशमेंट भी 2 ईयर्स पनिशमेंट है। अच्छा। और इसका कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है, क्योंकि ये रश ड्राइविंग और वन वे पे या टू वे पे रश ड्राइविंग करना ये जुर्म है और इसके लिए कानून तो मौजूद है, मगर क्योंकि इसका कंप्लेनेंट कोई नहीं होता और कंप्लेनेंट को इसमें स्टेट को कंप्लेनेंट बनना चाहिए। जब सबसे पहले तो वो क्यों कंप्लेनेंट बन सकता है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनको उसकी वायलेशन पे रोकें और उसकी प्रॉपर एफआईआर कटाएं। आप मोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो स्पीडिंग है वो तो एक अलग सेक्शन है जिसके तहत वो एफआईआर उनको फाइन कर सकते हैं और चालान कर सकते हैं, मगर इसमें प्रॉपर सेक्शन है 279 जिसके अंदर पनिशमेंट है 2 ईयर्स की, एफआईआर लॉज हो सकती है। अब क्योंकि वन व्हीलिंग आप देखते हैं कि हमारे कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज पे भी हो रही है और शहर के अंदर भी हो रही है। ये वन व्हीलिंग ऐसी हो गई डेंजरस, जिसकी वजह से सिर्फ उनको इंसिडेंट होता है, उनको हर्ट नहीं होता। ये करने वाला जो दूसरे को हर्ट्स करता है, दूसरे एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट होते हैं जिसमें दूसरी एक बंदे की नेग्लिजेंसी की वजह से कई गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं और तबाह हो जाती हैं और उसमें जानें ज़ाया हो जाती हैं और हम ये कहते हैं कि यार ये वन व्हीलिंग वाला जो लड़का था इसकी शरारत से ये हुआ है। अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि इस पर एफआईआर होती है और स्ट्रेट इस पर एफआईआर बन सकता है, तो शफीक साहब ये तो खुलेआम हो रहा होता है, हम देखते हैं कि लियाकताबाद के पुल पे भी हो रहा होता है, सीव्यू पे भी हो रहा होता है, तो क्या जो थाना पुलिस है वो इस पर एफआईआर नहीं कर सकती? देखें, इसकी थाने की पुलिस की जब बात आपने की, ये जुरिडिक्शन वाइज होती है और वन व्हीलिंग की कोई जुरिडिक्शन नहीं है। अगर आप कई जगहों पे हम देख रहे होते हैं कि पूरी उन्होंने पहले रेस का माहौल बनाते हैं। हाँ, माहौल बनाते हैं। जहाँ स्पॉट से ये शुरू होती है, सबसे पहले तो जुरिडिक्शन शुरू होती है उस पीएस की, उस थाने की, कि वहाँ उनको रोका जाए और वहीं रोक के उनको अरेस्ट करके उनकी एफआईआर लॉन्च की जाए, जहाँ से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद जब ये रनिंग में आ जाती है तो कई किलोमीटर जब जाती है तो कई किलोमीटर के अंदर कई थाने आ जाते हैं। उसमें हर थाने की पुलिस अपने अपने जुरिडिक्शन के अंदर उनको जहाँ उनको रोके, जहाँ पनिशमेंट हो वहाँ उसकी एफआईआर लॉन्च करे उसी थाने में और उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करे और कोर्ट में भेजे। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं, क्या वीकनेस है? क्योंकि ये चीज़ जैसे कि आपको पता है तो ज़ाहिर है और लोगों को भी पता होगा, पुलिस को भी पता होगा कि इस पर एफआईआर हो सकती है,
लेकिन ये चीज़ रुक नहीं रही है। अभी भी कुछ दिन पहले एक 14 साल लड़का जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इसकी वजह क्या है, कमज़ोरी कहाँ है कि हम नहीं कर पा रहे, और क्या एक आम शहरी इसकी FIR करा सकते? यस, इसमें आम शहरी को भी हक है, राइट है कि वो, मगर उसके लिए क्या है, आम शहरी जब FIR लॉन्च कराएगा तो वो जो वन व्हीलिंग कर रहा है, जिसने जुर्म किया है, वो उसकी दस्तरस में नहीं है, वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो आम शहरी तो नामालूम लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च कराएगा। अच्छा शफी भाई, एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वन व्हीलिंग को प्रमोट करते हैं, चाहे अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है जो क्राइम को प्रमोट कर रहा है? जो बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्राइम को जो प्रमोट कर रहे हैं उनको क्राइम की मुआवनत करने में उनके लिए 3-4 का सेक्शन है। जब कोई एक जुर्म एक आदमी ने किया और उसकी मुआवनत में उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो 3-4 में, सेक्शन 3-4 में PPC में वो उनको पनिशमेंट हो सकती है और उनको सज़ा हो सकती है, और वो मुजरिम भी ठहराएंगे उसको। कम उम्र बच्चों को सिगरेट देने के खिलाफ हमारे यहाँ कानून मौजूद है, जिसमें हम अपने माजी के प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं कि किस तरह और कैसे पान वाले बगैर किसी बात के यूनिफॉर्म पहने बच्चे को भी सिगरेट देते हैं, और वो बच्चे भी पकड़े जो एक जगह को अपना अड्डा बनाकर सिगरेट फूका करते थे। लेकिन आज भी सिगरेट कम उम्र बच्चों को खुलेआम फराहम की जा रही है, जैसे शायद कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता। कितने की? 20 रुपया। अंकल अभी तो 15 रुपए की ली थी। 15 वाला बहुत 3 साल पहले था, अभी 20 रुपये। एक बच्चा जो मुआशरे में देखता है उसकी तरफ रागिब होता है तो उसे गलत और सही का अंदाजा नहीं होता, लेकिन सामने बैठा शख्स तो इस बात से बखूबी वाकिफ होता है कि जिसे वो सिगरेट दे रहा है वो बच्चा है। लेकिन किस तरह बच्चों को खुलेआम सिगरेट दी जाती है ये हम आपको दिखाते हैं। भाई एक सिगरेट दे दो। 15 रुपए की। भाई 12 रुपए की है, हम रोज लेते हैं। चलो ये 12 रुपए की। लाओ अब सिगरेट दो। इस पर कानून क्या कहता है, ये हमने एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट से पूछा। मैंने अपने करियर में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। एक ऐसा ही प्रोग्राम मैंने किया था जो ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिगरेट देना कानूनन जुर्म होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक कोई उसे कानूनन जुर्म नहीं समझता है। इस वजह से मैंने कहा कि आपको एक एडवोकेट की ज़बानी सुनाऊं कि ये जुर्म है और इसकी सज़ा क्या है। सबा, ये मुझे बताइएगा, आपके जो हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर छोटे बच्चों को सिगरेट दे दी जाती है, ये कानूनन जुर्म है, इसकी सज़ा क्या है? जी, छोटे बच्चों को सिगरेट देना कानूनन जुर्म है। प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8, जिसके तहत छोटे बच्चों को अंडर 18 जो बच्चे हैं उनको सिगरेट देना कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 महीने तक कैद है और 5000 रुपये फ़ाइन भी है। अच्छा, ये तो रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा होता है, इस पर अमल क्यों नहीं होता है? आप क्या समझती हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? 6 महीने की जैसे कि आपने कहा सज़ा है, उसके अलावा जुर्माना है, और ये जो पान के केबिन्स पे हम देखते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को भेजो तो उसको सिगरेट दे दी जाती है, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या कुछ कानून ऐसे होते हैं कि इनको इतना सीरियस ही नहीं लिया जाता? कानून तो सबको सीरियस लिया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग बस इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को। अगर इसके तहत कोई एक्शन लें, लोग खुद भी आगे आएँ, आगे बढ़ के अगर अपने बच्चों को रोकें, और तो इस पर बहुत सख्त सज़ाएँ भी हैं। 3 महीने की सज़ा है और 5000 का फ़ाइन है, या दोनों भी लग सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये केबिन वाला एक बच्चे को सिगरेट दे रहा है, लेकिन मेरा उस बच्चे से ताल्लुक़ नहीं हो और वो मेरे इलाके का केबिन भी नहीं है, तो क्या मैं कंप्लेनेंट बन सकता हूँ उस चीज़ के लिए, या फिर मुझे मेरे बच्चे का होना ज़रूरी है? आप कंप्लेंट बन सकते हैं, किसी के लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सबके लिए कानून है, सबके बच्चों के लिए। अगर बच्चे छुप छुपा के घर से बाहर जा रहे हैं और जाके स्मोकिंग करें तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स की नॉलेज में नहीं होगा। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आप भी कंप्लेंट बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं कि कुछ बालिग लड़के कुछ नाबालिग लड़कों को सिगरेट की लत में लगाते हैं, क्या ये जुर्म है कानून? जी, ये भी जुर्म है, उनके खिलाफ भी हो सकता है। उसकी क्या सज़ा बनती है? उसमें क्या सेक्शन लगेगा? उसमें सेक्शन 8 लगेगा 2002 के ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 8 2002 जी। और ये जो बालिग लड़के नाबालिग लड़कों को सिगरेट की लत में लगा रहे होते हैं, और अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर इसकी सज़ा क्या होती है? इसकी सज़ा भी यही है, 3 महीने कैद है और 5000 रुपये फ़ाइन है, या दोनों भी लग सकते हैं। ये देखें जी, ये अक्सर हम देखते हैं कि हम सुनते भी हैं कि कहते हैं जी हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। अच्छा, एक तो आपको अपने बच्चों पे खुद नज़र रखनी होती है, लेकिन जो बालिग लड़के
नाबालिग बच्चों को सिगरेट पिला रहे हैं या सिगरेट दे रहे हैं, उनके ऊपर भी सेक्शन 8 2002 के तहत जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इस कंप्लेनेंट बनने के लिए होना ज़रूरी नहीं है कि ये आपका बच्चा है या आपके इलाके का पान वाला है। अगर कोई पान वाला किसी बच्चे को सिगरेट दे रहा है तो आप कंप्लेनेंट बन सकते हैं, जिसमें उसको 3 महीने से 6 माह की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान मोबाइल फ़ोन पर बात करते करते गुस्से में आ जाता है और इस दरमियान वो गुस्से में ऐसे लफ्ज़ कह देता है जो कि धमकी के ज़ुमरे में आ जाते हैं, चाहे वो उसने सिर्फ बात की हद तक ही क्यों न कहें। वैसे ही आजकल ऑडियो लीक्स का दौर चल रहा है, जिसमें कॉल रिकॉर्ड करके किसी की भी ऑडियो लीक कर दी जाती है। अगर कोई शख्स बात करते करते गुस्से में आकर इस तरह की धमकी दे देता है, वे 1 मिनट तमीज के दायरे में बात कर, पैसे लिए ना, तेरे को बोला है दे दूंगा मैं, समझा? है किधर बता, तेरे घर पे आऊं, तेरे घर में घुस के मारूं मैं तेरे को? हैं पैसे लिए है ना, देने को बोल रहा हूँ मैं, दे दूंगा तेरे को। सबर कर मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक। इस पर कानून में क्या सजा है और क्या इस पर आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे को कभी इंटेंशनली कभी अनइंटेंशनली धमकियां दे देते हैं, चाहे वो किसी भी बात के ऊपर हो, कभी टेलीफोन पे दे देते हैं, कभी आमने सामने दे देते हैं। वो उसके रीज़न कोई भी हो सकते हैं, चाहे उनका आपसी किसी बात पे झगड़ा हुआ हो या पैसों का लेन देन हो। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है। ताहिर भाई हमें बताएंगे कि ये जो धमकियाँ देना होता है, क्या इस पर कानून बनता है? ताहिर भाई, एक चीज़ होती है कि अमूमन मेरा आपसे झगड़ा हुआ और मैंने आपको धमकियाँ दे दी कि मैं आपको मरवा दूंगा, मैं आपको गायब कर दूंगा, लेकिन मेरी नीयत नहीं है, लेकिन मैंने बोला है, टेलीफोन पे बोल दिया या आपको फेस टू फेस बोल दिया, इस पे क्या कानून बनता है? क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है बंदे पे जिसने धमकियाँ दी हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो धमकियां देना इट्सेल्फ जो है वो क्राइम है। अब वो कोई भी बंदा जानबूझ के दे या अनइंटेंशनली दे, तो इस पे कानून क्लियर कट मौजूद है। 506 पाकिस्तान पेनल कोड 1860 और 506 बी। अब धमकियां सिर्फ इस तरह की देना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो वो 506 बी में फ़ाल करता है। और इस तरह की धमकी देना कि मैं आपको देख लूँगा, ये कर दूँगा, ठीक है, तो वो 506 पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के ज़ुमरे में आता है और इसकी 3 साल तक की पनिशमेंट। अच्छा, इसमें इस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है कि यार मैं तो गुस्से में था इस वजह से मैंने आपको दे दी, या मैं आपको मैसेजेस करता हूँ और वो धमकियों के मैसेजेस है, तो वो भी फिर 506 बी और 506 में मैसेजेस जो है वो फिर उसके लिए टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, तो उसका सेक्शन 25 में डेफिनेशन है और 25 डी में उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो उसमें मैसेज करना और कॉल पर धमकी देना, ऑब्नॉक्शियस धमकी देना, कोई इस तरह की कॉल करना जो जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि भाई अपेरेंटली उसमें थ्रेट्स हैं, तो वो जो है कानूनन गलत है और उसकी भी पनिशमेंट है। टेलीग्राफ एक्ट बहुत पुराना है मगर हमारे पास उसकी जो वैलिडिटी स्टिल इन ऑपरेशन है, तो उसमें इसके कन्विक्शन के साथ साथ जो है फ़ाइन भी है और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। सपोज़ आपको मेरे पैसे देने हैं और आप मेरे पैसे नहीं दे रहे और मैं आपको धमकियाँ दे दूँ, तो ये कानूनन मैंने गलत किया कि भाई मेरे पैसे नहीं दे रहे थे तो मैंने धमकी दे दी, या मेरा इनके पास ये सामान पड़ा हुआ था ये नहीं दे रहे थे मैंने धमकी दे दी, तो ऐसी सूरत में क्या उसके बचने के चांसेस होंगे धमकी देने वाले के कि भाई मैंने इस वजह से धमकी दी? जी हाँ, वजह कोई भी हो। अब पैसे का लेन देन है वो एक सेपरेट जो है मतलब एक सेपरेट जो क्या कहते हैं, एक अलग मैटर है, एक अलग मैटर है और सेपरेट केस है। उसके लिए उनको जो सिविल रेमेडी अवेल करनी चाहिए, ठीक है, पैसों का लेन देन है तो साथ साथ क्रिमिनल रेमेडी भी अवेल करना चाहिए। मगर कानून कहीं पर भी इतनी इजाज़त नहीं देता कि आप पैसों के लेन देन में या किसी चीज़ों के माल के लेन देन में जो है आप किसी अगले बंदे को थ्रेट दें। जब थ्रेट जाएगी तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई का हक रखता है। अच्छा ताहिर भाई, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की गाड़ियाँ रोड पर आकर टकरा जाती हैं, तो वो तो ऐसी धमकियाँ दे रहे होते हैं कि बंदा कहता है यार ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है, तू मुझे देख लूँगा मैं, तू मुझे बच के दिखा। अगर ऐसी सूरत हाल में कोई शख्स उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले जो धमकियाँ दे रहा है, तो उसके ऊपर भी FIR हो जाएगी? जी हाँ, अगर जिस तरह रोड पे जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है वो तो एक नेग्लिजेंट एक्ट में तो ज़रूर आता है, मगर वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई जो नुकसान हुआ है उससे बढ़कर फिर लोग दस्ते गिरबां हो जाते हैं। तो जब जहाँ दस्ते गिरबां होंगे फिर वहाँ पर फॉल्ट देखा जाएगा कि किसका है, जिसने धमकी जो इशू थ्रेट्स जो है वो दिए, वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, हम झगड़े में अक्सर सुनते हैं कि किसी का झगड़ा हुआ और हाथापाई में उसका दांत टूट गया,
दांत टूटने की सूरत में जिसका दांत टूटा है वो सामने वाले के ऊपर क्या केस कर सकता है? दांत टूटना जो है वो उसकी सख्त पनिशमेंट है, और 337G(H) में जो है पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में ये क्लियर कट डिफाइन है, और ये सेवियर पनिशमेंट में आता है। इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक है। 10 साल? 10 साल सिर्फ दांत तोड़ने पर। जी हाँ। तो ये धमकी देना या फिर इंटेंशनली किसी को आप इस तरह से मारें कि उसका दांत जो है वो टूट जाए, तो 10 साल तक पनिशमेंट है। बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें इस वजह से हम पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें कॉमन हो रही होती हैं, और जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है तो ज़ाहिर है अब लोगों को अवेयरनेस आने लगी, वरना पहले तो ये आम बात थी। और ये लोग धमकी में बड़े आराम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपने किसी के दांत तोड़े या एक भी दांत तोड़ा तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। हमारे मुआशरे में रिश्वत लेना और देना एक आम सी बात है। जहाँ इंसान का काम फंसता है वहाँ वो रिश्वत देकर आगे निकल जाता है। पेपर नहीं है गाड़ी के, इस पर पैसे दे दिए 100 रुपये। हम अपने कई प्रोग्राम्स में रिश्वत लेने वालों को तो पकड़ते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कानून में रिश्वत देने वाला भी सजा का मुर्तकब होता है? नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम्स में कई दफ़ा ऐसे पुलिस एहलकारों को बेनकाब किया जो कि पुलिस में मौजूद काली भीड़ हैं, और उन्हें हमने रिश्वत लेते हुए भी आप लोगों को दिखाया है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि ठीक है, रिश्वत लेना जुर्म है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कराची की शाहराहों पे अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियादों पर रिश्वत दी भी जाती है। तो क्या रिश्वत देना जुर्म के ज़मरे में आता है? सिराज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। सिराज भाई, लेना तो हमें पता है कि जी जुर्म है और उस पर हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन जो लोग रोज़ाना की बुनियादों पर 100 रुपये 50 रुपये रिश्वत देते हैं, चाहे उनके पास उनके कागजात ना हो या किसी भी बात की वजह पे, क्या उनके ऊपर भी कोई जुर्म बनता है, कोई क्राइम के ज़मरे में आ रही है? देखिए, हमको इसके लिए सबसे पहले अपनी शरीयत की तरफ देखना पड़ेगा, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। इट्स मीन कि ये दोनों के दोनों काम जो हैं वो जराइम के ज़मरे में आते हैं। अच्छा, जहाँ तक रही पुलिस वालों की बात कि आप देखें हमारे माशरे में ग्राउंड रूट्स के ऊपर जो है अगर आप जाएँ तो करप्शन मौजूद है, और इसी करप्शन की वजह से जो है रिश्वत सदानी का मामला पूरे माशरे के अंदर फैल गया है। अच्छा, हमारे यहाँ पीपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो कि इनको कंबाइन करती हैं, 161, 162, 163। इसके तहत ना सिर्फ रिश्वत लेने वाला बल्कि रिश्वत देने वाला दोनों मुजरिम करार दिए जाते हैं। जो रिश्वत दे रहा है उसके ऊपर तकरीबन 3 साल की सज़ा और फ़ाइन होता है, और जो रिश्वत दे रहा है उस पर 1 साल की सज़ा और फाइन हो। अच्छा, जैसे हम देखते हैं, हम बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं कि रोड के ऊपर ये सुजुकी वाले या मोटरसाइकिल वाले कागजात ना होने पर 100 रुपये 50 रुपये रिश्वत देते हैं, तो क्या जो पुलिस एहलकार है वो उन्हें उस वक्त ऑन स्पॉट अरेस्ट कर सकता है इस बात पे कि तुमने मुझे रिश्वत दी? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को रिश्वत ऑफ़र करते हैं तो वो रिश्वत ऑफ़र करना इट्सेल्फ खुद एक जुर्म है, और अगर वो एक ईमानदार ऑफिसर है तो वो उसको उस वक्त इस पॉइंट के ऊपर कि जनाब इसने मुझे रिश्वत देकर मेरी जो कानूनी चाराजोई करनी थी उस चाराजोई को रोकने के लिए मुझे रिश्वत ऑफ़र की है, जो कि जुर्म है, वो 186 में भी उसको गिरफ्तार करवा सकता है और 163 भी उस पर लागू हो सकती है। अगर सिराज भाई एक दिन हम इस प्रैक्टिस को करें तो आप क्या समझते हैं कि कराची के कितने लोग अंदर हो जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि करप्शन हमारे ग्राउंड रूट तक चली गई है, तो अगर हाथ काटने की बात आए तो बकौल हमारे बड़े अच्छे लोगों के कि वो कहते हैं कि हमारा आधा मुल्क तो है ना ठूठे हो जाएंगे जो हाथ काट दिए जाएंगे। तो एक गिलास पानी के अंदर एक कतरा अगर को भी डाल देना तो पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा। तो हमारे माशरे के अंदर तकरीबन हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं रिश्वत दे के अपने काम ज़रूर करवा रहा है। अच्छा, पहले माशरा ये होता था, हमारे यहाँ कुछ लोग होते थे जो रिश्वत देते थे, तो हमें इल्लीगल काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर तकरीबन हर आदमी रिश्वत का तलबगार हो गया है। तो इस वजह से सही काम, राइट काम, जो आपकी जायज़ हलाल काम है वो करवाने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा, आपने क्या बताया कि जो रिश्वत देने वाला है उसको 1 साल की सज़ा होगी, और कौन से कानून के तहत? 163 के तहत उसको 1 साल की सज़ा होगी, और रिश्वत देने वाले को 161 के तहत 3 साल की सज़ा है। तो ये देख लें जी, जितने भी देखने वाले लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर 100-50 रुपये, मैं इस पर छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो वो रोज़ाना की बुनियादों पे एक क्राइम कर रहे हैं जिसकी सज़ा 1 साल है। और अगर एक दिन इस प्रैक्टिस को कर लिया गया तो जैसे कि सिराज भाई ने कहा है कि आधे से ज़्यादा कराची के लोग जो हैं वो अंदर होंगे, क्योंकि आपके अपने कागजात पूरे नहीं होते, आपकी अपनी चीज़ें पूरी नहीं होती, और देन आप रिश्वत को फिर देते हैं। और ये सवाल मैंने इसी वजह किया कि जो आप भी दे रहे हैं
वो भी गलत है। बहुत शुक्रिया सिराज भाई, थैंक यू। भिखारी माफिया का नेटवर्क पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें पूरे के पूरे खानदान सिर्फ यही काम करते हैं, जिसमें वो अपनी असल हालत छोड़कर ऐसा हुलिया बनाते हैं और बहुत सी तरकीबों के साथ आवाम के पीछे ऐसे लगते हैं कि लोगों को मजबूरन उन्हें पैसे देना पड़ जाते हैं। सिग्नल हो या कोई आम शाहरा, कोई भिखारी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। ये भीख मांगने का शायद एक उसूल है। आगे निकल बाप। क्यों निकल आगे? आगे जा। क्यों निकलो आगे? ज़्यादा बातें नहीं बना, निकल। इस्लाम में गदागरी की सख्ती से मुमानियत आई है और नामुस्तहिक को भीख देना गुनाह कबीरा के जुमरे में आता है। लेकिन कानून इस पर क्या कहता है, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। हम जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे मसाइल के अंबार है, और एक बड़ा अहम मसला जो कि पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन कराची क्योंकि ज़ाहिर है मेन माशी हब है तो हमें यहाँ पर ये मसला ज़्यादा नज़र आता है, वो है गदागरी। और जगह जगह हमें जो है गदागर नज़र आते हैं, जो कि इस्लामी तौर पे भी गलत है और कानूनी तौर पे इसकी क्या अहमियत है वो हम जानेंगे। आफ्ताब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब भाई, ये जो जगह जगह हम देखते हैं कि गदागर खड़े होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, क्या इस पे कोई कानून है? क्या इन्हें बंद कराया जा सकता है भीख मांगने पे, या ठीक है जी आज़ाद हैं? अभी हमारे यहाँ जो ये सिर्फ कानून बना है इसका, वो इस्लामाबाद तक बना है, किसी भी प्रोविंस में इसी का कानून नहीं बना है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इन्हें उठा रहे होते हैं, तो फिर किस कानून के तहत उठा रहे होते हैं? बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर को पावर्स बहुत है, मगर हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो लाडले हैं, वो उठते नहीं हैं। वो कब उठते हैं? जब उनको कोई कहा है स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए। जैसे इसी का काम ही यही है कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट भी इसमें आता है, ये भिखारियों के हवाले से जो सिस्टम है ये भी इसी में आता है। मगर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिनकी ड्यूटी जॉब है वो प्रॉपर जॉब नहीं करते हैं। अगर वो जॉब करें तो मेरे ख्याल में 1 महीने के ऑपरेशन के, 1 हफ्ते के ऑपरेशन में एक भी भिखारी नज़र नहीं आए। इस्लामाबाद में क्या कानून बना है? इस्लामाबाद में यही है कि भाई जो बंदा भिखारी होगा उसको 1 मंथ के लिए अंदर गिरफ्तार कर दो। अच्छा आफ्ताब भाई, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे अभी मुहर्रम बिल्कुल शुरू हो रहा है, उसके अलावा ईद बकरीद पे हम देखते हैं कि जी डबल सवारी पे पाबंदी लग गई या असले की नुमाइश पे पाबंदी लग गई। तो क्या कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो ये जो गदागरी है इसके ऊपर 144 लगा के इसको बंद कर सके? बिल्कुल कर सकता है। जब 144 किसी भी इमरजेंसी के लिए लगा सकता है तो ये भी इसके लिए भी इमरजेंसी होनी चाहिए ना। सैलाब के लिए इमरजेंसी हो सकती है, किसी रमज़ान शरीफ के महीने में किसी चीज़ के हो सकती है, मुहर्रम में हो सकती है। तो गदागिरी भी तो हमारे लिए बड़ा इशू है, इसके लिए भी इमरजेंसी के तौर पर 144 लगा सकता है, इम्प्लीमेंट करा सकता है, उनके रिजल्ट ले सकता है। मगर बात है कि उसकी मूड की इम्प्लीमेंटेशन की। बिल्कुल जी, ये इख्तियारात बिल्कुल मौजूद हैं कि आप दफ़ा 144 लगाकर इस काम को रोक सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है, जैसे कि आफ्ताब भाई ने कहा, कि उनके मूड। सोशल मीडिया और कई जगहों पर हम इश्तिहारात देखकर बहुत सी प्रोडक्ट्स लेते और मंगवाते हैं, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं और उसका कुछ असर नहीं होता तो आपको ये पता लगता है कि शायद कि आप इश्तिहार और इस प्रोडक्ट के जरिए बेवकूफ़ बन चुके हैं। और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनके इस्तेमाल से इंसान को जिनसी तौर पर भी नुकसान होता है। ऐसे में एक इंसान को क्या करना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं होती है, और वो भी हमने पहले भी अपने प्रोग्रामों में की है, कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि एक तो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, और अगर रजिस्टर्ड भी होती हैं तो उसमें बड़े बड़े दावे होते हैं। दावे ये होते हैं कि अगर किसी के बाल नहीं है तो गारंटी से उनका तेल लगाएं और आपके सर पे बाल उग जाएंगे। गारंटी इस चीज़ की होती है कि आपका अगर कलर कॉम्प्लेक्शन कम है, उनकी क्रीम लगाएं तो आप 100% गोरे हो जाएंगे। कुछ लोगों का वज़न ज़्यादा है, अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो गारंटी के साथ आपका वज़न ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। जब वर्ड गारंटी का आ जाए और वो चीज़ जिस सारिफ है या जो बायर है उसने ख़रीदी उसके साथ ना हो, तो क्या कानूनन वो केस कर सकता है? उष्णा हमारे साथ मौजूद है। उष्णा, जब हम ये देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए गारंटी का वर्ड यूज़ किया जाता है, एक तो वो रजिस्टर्ड नहीं होती, कोई घर में बना रहा है, कोई कंपनी हर्बल तौर पर बना रहा है, लेकिन वो आपको ये गारंटी दे रहा है कि गारंटी के साथ ये काम हो जाएगा, और गारंटी के साथ उसका वो काम नहीं होता, तो क्या ऐसी सूरत हाल में हम उस पर कानूनन केस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप गारंटी किसी चीज़ को दे रहे हैं तो आप उसको अश्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। और ये चीटिंग है अगर आप, या डिसऑनेस्टली आपने सामने वाले पर्सन को अपना प्रोडक्ट सेल किया है,
तो ये सेक्शन 420 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसके अंदर आप उनको केस भी कर सकते हैं और 7 साल की सज़ा भी दिलवा सकते हैं, साथ ही फ़ाइन भी उन पे हो सकती है उनको कोर्ट की तरफ से। तो ये चीज़ें जो हम अक्सर बाज़ारों में, मार्केट्स में ये हम सुन रहे होते हैं बहुत से ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और ये जो होती है कि बहुत सी चीज़ें रजिस्टर्ड ही नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में क्या है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आ गया लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं ना, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, आपकी स्किन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ऑब्वियसली 2 तरीके के होंगे, या तो हर्बल होगा या तो मेडिकेशन के थ्रू बना होगा। अब अगर हर्बल भी है तब भी उसको लाजमी तौर पर सिंध की तरफ से उसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने उसको हर्बल नहीं है या मेडिकेशन के तौर पर बनाया तो तब भी उसकी अप्रूवल लाजमी है। अगर वो आपका अप्रूवल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तो वो वैसे भी वो ठीक नहीं है और इलीगल तौर पे ही प्रोडक्ट्स वो हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूवल भी नहीं मिली हुई, उन पर तो वैसे भी केसेस होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और फिर आपको ऊपर से गारंटी भी दे रहा हो, फिर काम भी नहीं कर रहा, तो फिर आप तो डेफिनेटली उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि वो चीटिंग है, डिसऑनेस्ट है। अगला बंदा आपके साथ अपने जो उसका कस्टमर है उसके साथ ही वो ऑनेस्ट नहीं रहा, तो फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हम अक्सर ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं और हम बड़ा परेशान हो जाते हैं कि दीवारों पर उसका इश्तिहार लगा होता है। एक तो दीवारों पे इश्तिहार लगाना वो कानूनन जुर्म, और उसके बाद आप लिख के लगा देते हैं कि जी ये चीज़ गारंटी के साथ होगी, जिसमें आप गारंटी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जी आप गारंटीड गोरे हो जाएंगे, आप गारंटीड पतले हो जाएंगे, गारंटीड आपके बाल आ जाएंगे। अगर गारंटीड के बाद बाल नहीं आते तो आप 420 की FIR दर्ज करा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो रोजमर्रा में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम कुछ देर गुस्सा होते हैं और फिर ये कहकर छोड़ देते हैं छोड़ो। क्या होगा अगर आप चाहें तो इन तमाम चीजों के खिलाफ कानूनी मुकदमा करवाकर उन्हें निशाने इबरत बना सकते हैं, ताकि ये आइंदा किसी और के साथ ना हो सके। कानून पाकिस्तान में मौजूद है और इसलिए है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें।